डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे उसी के आधार पे हम अब देखने वाले हैं केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। ये भी वो केसेस हैं जो आपने बचपन में पढ़े हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। टोटल 6 केस हैं कॉन्केव मिरर में और 2 केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो ये केसेस हम 1 बाय 1 देखेंगे रूल्स के आधार पे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला केस देख रहे हैं, केस नंबर 1। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा है एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होने की वजह से रेज़ पैरेलल आ रही हैं। ये एक रे आई, ये एक रे आई, और ये रेज़ कैसी हैं? ये रेज़ पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये कहाँ से पास हो रही हैं? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं, दैट इज़ द फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे आर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ फोकस। ठीक है, तो ये सारी रेज ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही हैं। मतलब हमारा इमेज कहाँ बन रहा होगा? इमेज यहाँ बन रहा होगा जहाँ रेज मीट कर रही हैं, यानी इमेज हमारा फोकस पे बन रहा होगा। यानी अगर हम ध्यान दें तो इमेज के बारे में हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं? इमेज के बारे में हम 3 चीज़ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स: पोजीशन, नेचर एंड साइज। P स्टैंड्स फॉर पोजीशन, N स्टैंड्स फॉर नेचर एंड S स्टैंड्स फॉर साइज। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे हम कमेंट करेंगे। तो इमेज की पोजीशन कहाँ है? हम देख रहे हैं इमेज बना है एट दी फोकस। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है? इमेज रियल है डियर स्टूडेंट्स। इमेज कैसा है? रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं फोकस पॉइंट पे, तो इसीलिए वो जो इमेज होगा वो रियल होगा। ठीक है, अच्छा, रियल, और जो रियल इमेज होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? वो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वर्टेड होती है। तो जो रियल इमेज होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वर्टेड होती है। एंड व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? साइज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बोल सकते हैं उसको, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज्ड। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट जैसा है ना, एक पॉइंट पे रेज मीट कर रही हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत ही छोटा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हमने कमेंट किया ऑब्जेक्ट के बारे में और इमेज के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने सेकंड केस की ओर। सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लाएं, यानी अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। क्यों डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ कहीं तो हमारा इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी और C के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक रे तो हम पैरेलल लेके आएंगे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। ये रूल में हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी रे हम लेके आएंगे जो फोकस से पास होगी, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से चली जा रही है और जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल चली जा रही है, सच दैट ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट कर रही हैं? यहाँ पे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा? ये हमारा इमेज तैयार हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इमेज के बारे में हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इमेज के बारे में 3 चीज़ें हमें बतानी है: पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और साइज़ बताना है। तो पोजीशन कहाँ है बोलो? इमेज की पोजीशन बिटवीन C एंड F, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये इमेज की पोजीशन है। नेचर क्या है? रियल है या वर्चुअल है? क्या लगता है आपको? ये जो इमेज तैयार हुआ ये रियल है या वर्चुअल है? तो डियर फ्रेंड्स ये रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, तो रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं वहाँ पे। तो जब रेज एक्चुअल में मीट होती हैं तो इमेज कैसा बनता है? रियल बनता है। ठीक है, और वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा है ना। देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट का मैं नाम दूँ AB, ठीक है, तो
तो इमेज का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो देखो इसका सर यहाँ है तो इसका सर यहाँ है ना, मतलब उल्टा हो गया ना वो, है ना, इसीलिए हम उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक, जहाँ उस ऑब्जेक्ट का सर है वहाँ इमेज का पैर है, और जहाँ ऑब्जेक्ट का पैर है वहाँ इमेज का सर है। ठीक है। साइज़, अगर हम साइज़ की बात करें, इमेज का साइज़, तो वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही दिख रहा है आपको। देखो ये ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा होगा और ये इमेज जो है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको डिस्टेंस। तो साइज़ के बारे में हम बोल सकते हैं कि स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन, या तो तुम लिखो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, या तो ऐसा लिखो, या नहीं तो डियर स्टूडेंट्स हम सिंपली उसको लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, देखो पिछले केस में हमने क्या लिखा था, पिछले केस में हमने लिखा था हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज्ड, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पिछले केस में वो था पॉइंट साइज्ड, है ना, हाईली डिमिनिश्ड। और इस केस में हमने क्या लिखा है, सिर्फ डिमिनिश्ड। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, हाईली डिमिनिश्ड एंड डिमिनिश्ड का डिफरेंस समझ में आ रहा है। मतलब ये बहुत ही छोटा है और ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप पॉज करके ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है केस नंबर 3। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को और पास ला दिया है। देखो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम पास ला रहे हैं। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। ठीक है, फिर दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गया। अब तीसरे केस में ऑब्जेक्ट को हम और पास लाते हैं, और इस बार तो बिल्कुल हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ला के खड़ा कर दे रहे हैं। ये देखो थर्ड केस। तो चलो थर्ड केस के बारे में हम कमेंट करते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम कुछ कमेंट करना चाहेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज़ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दी हमने, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं इमेज किस तरह से फॉर्म हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक रे तो पैरेलल आ रही है, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई, और दूसरी फोकस से आ रही है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली गई। तो ये रेस कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अल्टीमेटली ये जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ बन गया, यानी इमेज भी वहीं बन गया जहाँ ऑब्जेक्ट था। तो आओ इमेज के बारे में हम कुछ कमेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कमेंट अबाउट द इमेज। अब अगर हम इमेज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इमेज के बारे में 3 बातें हमें करनी है। कौन सी बातें, पोजीशन, नेचर एंड साइज। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी है, इमेज भी एट सी है। ठीक, नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो रियल और उल्टा बना है वो, इसीलिए इन्वर्टेड। साइज, साइज क्या होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की भी हाइट है। डायग्राम देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा केस नंबर 3, और सबसे क्रूशियल केस यही है डियर स्टूडेंट्स। केस नंबर 3 ही हमारा सबसे क्रूशियल केस है। ये केस इसलिए भी क्रूशियल बन जाता है क्योंकि ना सिर्फ यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज है, बल्कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी इक्वल है। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की जो मिरर से दूरी है, मिरर से दूरी यानी पोल से दूरी, यानी जो u की वैल्यू होगी, इमेज की दूरी भी पोल से उतनी ही है, यानी u और v दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहाँ है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप ज़रा, और पास ला दिया हमने, ऑब्जेक्ट को मिरर के और ज़्यादा पास ला दिया है। इस बार ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में,
यानी इस बार ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F लाई कर रहा है, ठीक है। और आओ देखते हैं इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। फिर से वही करेंगे, एक रे जो है वो पैरेलल आ रही है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई, और एक रे जो है वो फोकस से पास होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली गई, वो यहाँ मीट कर रही हैं। तो इस तरह से फिर वहाँ पे इमेज ड्रॉ कर दिया गया, ये हमारा इमेज ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो आओ देखते हैं इमेज के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं। फिर से 3 बातें हमें बतानी है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बोलो या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी बोलो, बात एक ही है, सी के परे, सी के पीछे, है ना। और नेचर क्या है, नेचर है फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं। साइज़ इस बार हम बोलेंगे मैग्नीफाइड, क्योंकि अब इमेज बड़ा हो चुका है ऑब्जेक्ट से, अब इमेज की साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से ज़्यादा हो चुकी है। आप देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इमेज थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है डिस्टेंस। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं अपने 5वें केस में। 5वें केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ ला के रख दिया है, फोकस के ऊपर ला के रख दिया है, और पास लाया ऑब्जेक्ट को, और पास ले आए। यानी पिछले केस में तो वो C और F के बीच में था, इस बार उसको उठा के बिल्कुल फोकस पे ला के रख दिया है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक रे जो है ना वो पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से गुजर जाएगी, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी और नॉर्मल के अलॉन्ग ही वापस चली जाएगी, अलॉन्ग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यही तो हमारा नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल के अलॉन्ग गई तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही वापस आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, वो वाला केस है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसकी पोजीशन है एट फोकस। इमेज के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इमेज के बारे में 3 बातें लिखनी है, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगी, अच्छा इमेज कहाँ बन रही होगी, देखो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जा रही हैं, इन्फिनिटी को जा रही हैं। मतलब ये कहीं तो बहुत दूर जाके ये कहीं तो भी मीट होंगी डियर स्टूडेंट्स, और जहाँ मीट होंगी वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, यानी ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं, बहुत दूर जा रही है मतलब इन्फिनिटी, बहुत बड़ा या बहुत दूर को हम फिज़िक्स में इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी में बनेगा, यानी पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा, जहाँ भी रेज मीट करेंगी वो एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगा, और जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनेगा। साइज़ क्या होगा, साइज़ हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, जहाँ कहीं भी वो रेज जाके मीट करेंगी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा, इसलिए मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर 5। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें अपने आखिरी केस की ओर, मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप पॉज करके ये पेज भी कॉपी डाउन कर लें। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ आपको, समझ के कॉपी करेंगे, बिल्कुल समझ के कॉपी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डायग्राम अच्छा बने तो आप ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को सेम रखने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली। मतलब पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है इसको सेम रख के डायग्राम ड्रॉ करो, और ये रेस को बिल्कुल पैरेलल लेके आना है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ऑटोमेटिक आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनता जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। चलो हम चलते हैं अपने कॉन्केव मिरर के आखिरी केस में, जो कि है केस नंबर 6। केस नंबर 6 ये रहा आपके सामने। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा पास लेके आए हैं, और इस बार अगर आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। तो आओ देखते हैं कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। पहले मैं ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिख देता हूँ। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, उसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इमेज के बारे में भी कमेंट करेंगे,
ठीक है। तो आप देखते हैं इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो पहले तो एक पैरेलल रे लेके आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, जो कि कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, और एक रे हम नॉर्मल के लॉन्ग लेके आएंगे, जो नॉर्मल के लॉन्ग ही वापस चली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए। ये दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस को अगर हम देखें, रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी हैं, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्टेड रेस उधर जाके तो कभी मीट नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती मीट, क्योंकि वो डाइवर्ज हो रही हैं। तो मतलब ये रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मीट करनी पड़ेंगी, हाँ, ये रिफ्लेक्टेड रेस को हम पीछे लेके जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे लेके जाएंगे और ये पीछे जाके यहाँ पे मीट करती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो क्योंकि ये रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, प्रतीत हो रहा है कि ये पीछे मीट हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो इमेज तैयार होगा ये कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही हैं, डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा और वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो जाएगा, ये एक वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो उसके बारे में चंद शब्द हम लिखते हैं। पोजीशन के बारे में लिखना है, नेचर के बारे में लिखना है और साइज़ के बारे में लिखना है। तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इमेज का पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर। जैसा प्लेन मिरर में बनता है डियर स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, मिरर के अंदर बनता है ना। ऐसा लगता है कि रेज अंदर से आ रही हैं। आप मिरर के सामने टॉर्च लेके खड़े हो जाएं तो आपको क्या लगेगा, लाइट कहाँ से आ रही है, मिरर के अंदर से आ रही है। एक्चुअल में अंदर से नहीं आ रही है, एक्चुअल में तो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, लेकिन आपको लगेगा जैसे वो अंदर से आ रही है, ठीक है। वही बात है यहाँ पे। अच्छा, नेचर क्या लिखूँ मैं, नेचर तो वर्चुअल हो जाएगा क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका नाम दूँ ए बी ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का नाम क्या हो जाएगा, इमेज का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ इसका सर वहाँ इसका सर, और जहाँ इसका पैर वहीं इसका पैर, तो इसका मतलब है कि वो इरेक्ट है, सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। और साइज़ क्या है, साइज़ हम देख रहे हैं बड़ा है, बड़े को हम क्या बोलते हैं, बड़े को हम बोलते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड कब लिखेंगे, जब इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा हो इमेज, बहुत बड़ा तो हाईली मैग्नीफाइड, और थोड़ा बड़ा तो सिर्फ मैग्नीफाइड, जो कि हमने इस केस में लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो 6 केसेस थे जो हमने देखे, यही 6 केसेस हैं कॉनकेव मिरर में। अब हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रेंड क्या है यहाँ पे जनरल ट्रेंड क्या देखने को हमको मिल रहा है। तो आओ चलते हैं पहले केस में, अभी हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बात तो हम ये देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको डायग्राम में देख के क्रॉस चेक करेंगे कि वही हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, बहुत ध्यान से। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है। देखो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ था, फोकस पे था। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाए तो इमेज फोकस से दूर हो गया। फिर अगले केस में ऑब्जेक्ट को और पास लाए तो इमेज और दूर हो गया। फिर अगले केस में ऑब्जेक्ट को और पास लाए तो इमेज और दूर हो गया। फिर अगले केस में ऑब्जेक्ट को और पास लाए तो इमेज बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला गया। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या ट्रेंड देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है। यानी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस बढ़ रहा है, यही बोल सकते हैं ना। तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ शॉर्टकट में। तो यानी अल्टीमेटली मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इंक्रीजेस, इमेज डिस्टेंस v ऑल्सो इंक्रीजेस। इसके इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज हो रहा है, मैं सिम्बॉलिकली लिखा है मैंने, है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, u का डिक्रीज होना, इसका मतलब वो पास आ रहा है, पास आ रहा है। कौन, ऑब्जेक्ट, है ना।
वैसे v इंक्रीज हो रहा है। v इंक्रीज हो रहा है मतलब दूर जा रहा है। कौन दूर जा रहा है भाई? इमेज। ठीक, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम ज़रा साइज़ की बात करते हैं। ये तो हमने दूरी की बात की ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, तो दूरी हो गई ना, दूरी की बात की। अब हम बात करते हैं साइज़ की। साइज़ को क्या हो रहा है? तो देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। कैसे, आओ देखते हैं। पहले केस में देखो इमेज एकदम पॉइंट साइज़ का है, जस्ट बॉर्न बेबी। अगले केस में देखो इमेज थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी ये जो बेटा है, बेटा यानी इमेज, वो पापा से तो छोटा ही है साइज़ में। पापा कौन है? ऑब्जेक्ट। बेटा कौन है? इमेज। ठीक। फिर एक दिन ऐसा आया जब बेटा पापा के हाइट का हो गया। ये बेटे की हाइट, ये पापा की हाइट, दोनों की हाइट क्या हो गई? सेम हो गई। और ऐसा दिन भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में आता है। और यही नहीं, एक ऐसा दिन भी आता है जब बेटे की हाइट पापा से भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा भी टाइम आता है। और फिर एक ऐसा भी टाइम आता है जब बेटा घर छोड़ के भाग जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, घर छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि बचपन से ही वो उल्टी खोपड़ी का था। उल्टी खोपड़ी मतलब उल्टी खोपड़ी, आपको समझ में आ रही होगी बात। बचपन से ही वो इन्वर्टेड था। बचपन से ही वो, मतलब जब पैदा हुआ था उस टाइम भी इन्वर्टेड ही था वो, है ना। पैदा होते समय भी वो इन्वर्टेड ही था, उल्टी खोपड़ी का था। उल्टी खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी। और यही उल्टी खोपड़ी की वजह से वो एक दिन घर छोड़ के भाग जाता है। घर छोड़ के कब भागता है? जब उसकी हाइट पापा से बड़ी हो जाती है तो उसको लगता है कि अब उसके ऊपर कोई नहीं है, अब वो सब कुछ समझ चुका है, इसीलिए वो बागी हो जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है। लेकिन आखिर वो घर छोड़ के कब तक भागता? एक न एक दिन तो उसको घर वापस आना ही था। और ये देखिए डिस्टेंस, वो लौट के घर आ गया। ये रहा हमारा बेटा, बेटा लौट के घर आ गया। घर तो लौट के आया ही, उसकी बुद्धि भी अब सीधी हो गई। उसकी बुद्धि भी अब सीधी हो गई डिस्टेंस। अब वो उल्टी खोपड़ी का नहीं रहा, क्योंकि दुनिया ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया जब वो घर छोड़ के भागा था। तो अब वो सीधा होके वापस आया। सो नाइस डियर स्टूडेंट्स। कुछ और बातें पता ये चला कि कॉन्केव मिरर जो है वो वैरायटी ऑफ इमेजेस फॉर्म कर सकता है। यानी कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। पहले 5 केसेस में मैं यहाँ लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम केस नंबर 1 to 5। फ्रॉम केस 1 to 5 इमेज कैसा था? रियल था, रियल एंड इन्वर्टेड। और केस नंबर 6 में इमेज कैसा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। यानी पता ये चला कि कॉन्केव मिरर जो है वो रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। पता ये चला कि कॉन्केव मिरर जो है वो छोटे साइज़ का इमेज भी फॉर्म कर सकता है और बड़े साइज़ का इमेज भी फॉर्म कर सकता है। यानी अगर हम देखें कि पहला केस हो या दूसरा केस हो, पहले केस में दूसरे केस में इमेज छोटे साइज़ का था, और चौथे केस में, पांचवें केस में और छठे केस में इमेज बड़े साइज़ का है, और तीसरे केस में इमेज सेम साइज़ का है। यानी हर साइज़, हर वैरायटी का इमेज कॉन्केव मिरर फॉर्म कर सकता है। मैग्नीफाइड इमेज भी फॉर्म कर सकता है, यानी बड़े साइज़ का भी फॉर्म कर सकता है, इक्वल साइज़ का भी फॉर्म कर सकता है, और छोटे साइज़ का भी इमेज फॉर्म कर सकता है। रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है ना। सो मैनी वैरायटी आर पॉसिबल इन कॉन्केव मिरर। यानी कॉन्केव मिरर एक बहुत ही वर्सटाइल मिरर है, हर तरह की चीज़ वो कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। और मेरे ख्याल से ये वाला स्लाइड आपने कॉपी डाउन नहीं किया है, तो अगर ये स्लाइड आपने कॉपी डाउन नहीं किया तो ये आप कॉपी डाउन कर लें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं।
और डियर स्टूडेंट, अगर आपने ये कॉपी कर लिया होगा तो आप चाहें तो ये भी कॉपी कर सकते हैं, अपने शब्दों में आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, इनको अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को। मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ आपको।